हेलो फ्रेंड, टैली के बेसिक टू एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। टैली कोर्स की इस सीरीज का यह हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने सीखा टैली में एक नई कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने कंपनी संबंधित अन्य ऑप्शन भी सीखे, जैसे अल्ट्रेशन, चेंज, सट, सेलेक्ट, डिलीट। लेक्चर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स ऑफ लेजर इन टैली, जो कि अकाउंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। टैली में कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप्स और लेजर पहले से ही दिए होते हैं। तो चलते हैं टैली में और देखते हैं हमें टैली में कितने प्री डिफाइंड ग्रुप्स एंड लेजर दिए गए हैं। इसके लिए हम गेटवे और टैली के चार्ट ऑफ अकाउंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ मास्टर के अकाउंटिंग सेक्शन में हमें ग्रुप्स और लेजर दिए हुए हैं। जैसे हम ग्रुप्स में जाते हैं तो हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देगा। ब्रांच एंड डिवीजन, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट। और यहाँ पर हमें नीचे लिखा हुआ है 28 ग्रुप्स, यानी टैली में 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स पहले से ही दिए जाते हैं। अब चेक करते हैं लेजर्स। लेजर्स में जाएंगे और ऊपर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर्स, और नीचे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 28 ग्रुप्स एंड 2 लेजर्स, यानी यहाँ पर हमें 28 ग्रुप्स दिए हुए हैं और 2 लेजर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें कैश, और नीचे की तरफ को जाते हैं तो हमें एक लेजर और दिखाई देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हमें 2 लेजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम सभी ग्रुप्स और लेजर की मेजर हेडिंग पे ध्यान दें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एक मेजर हेडिंग मिलेगी एसेट्स, और दूसरी यहाँ पर मिलेगी लायबिलिटीज, और तीसरी यहाँ पर मिलेगी एक्सपेंसेस। और अगर नीचे की तरफ को आते हैं तो हमें एक और मेजर हेडिंग मिलेगी इनकम्स। यानी सभी ग्रुप्स और लेजर को 4 मेजर हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर और इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ग्रुप्स क्या हैं? कैटेगरीज हैं, जिसका यूज लेजर को उनके नेचर के अनुसार क्लासिफाई करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं और उसमें अपनी फाइल्स रखते हैं, सेम उसी प्रकार टैली में ग्रुप्स होते हैं और उसमें लेजर्स को क्लासिफाई करके रखा जाता है। वैसे तो टैली में 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को मेजर 4 ग्रुप्स में रखा गया है: एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। अब समझते हैं लेजर क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में खाते कहते हैं। टैली में 2 प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं। जैसे कैश अकाउंट एक लेजर है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन यानी कैश के लेन देन को रखा जाता है। इस अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे पास बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है और कितना कैश हमने प्राप्त किया है और कितना कैश हमने दूसरों को दिया है। हम एक कैश ट्रांजैक्शन लेते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से हमें कैश प्राप्त हुआ, तो यहाँ हमें 2 लेजर की आवश्यकता होगी, कैश और राम अकाउंट। यानी हमें बिजनेस में 2 अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, कैश और राम। अब एक और लेजर की बात करते हैं, सेल अकाउंट, जिसमें सेल का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका भी एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, सेल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम को उधार माल बेचा गया। यहाँ भी हमें 2 लेजर की आवश्यकता होती है, एक सेल अकाउंट और दूसरा श्याम अकाउंट। अब एक और लेजर की बात करते हैं, परचेस अकाउंट, जिसमें परचेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका भी एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम कृष्णा ऑन क्रेडिट। कृष्णा से उधार माल खरीदा। यहाँ भी हमें बिजनेस में 2 लेजर ओपन करने होंगे, पहला परचेस अकाउंट और दूसरा कृष्णा अकाउंट। इस प्रकार हमने देखा प्रत्येक ट्रांजैक्शन में हमें कम से कम 2 लेजर बनाने होते हैं। अब हम अकाउंटिंग के 4 मेजर ग्रुप्स को डिटेल में समझते हैं, जो कि है एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम्स। पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स क्या है? जिसे हिंदी में संपत्ति कहते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ संपत्ति होती है, जैसे हमारा घर और उसमें सभी सामान, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर। इसी प्रकार एक कंपनी के पास भी उसकी अपनी एसेट्स यानी संपत्ति होती है, जो कि
बिजनेस करने के लिए आवश्यक है। वह एसेट्स कौन कौन सी हो सकती है? यह बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। एसेट्स जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, कैश, इन्वेंट्री, जिसे स्टॉक भी कहते हैं। अकाउंटिंग में एसेट्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, जिसे हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, फिक्स एसेट्स को फर्दर दो भागों में विभाजित किया गया है, टेंजिबल एसेट्स या फिर इंटेंजिबल एसेट्स। पहले समझते हैं करंट एसेट्स क्या है। दीज आर एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज अप विद इन 1 ईयर। मतलब ऐसी एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर या तो कैश में कन्वर्टेड हो सकती है या विद इन ईयर उसका यूज संभव हो सकता है। करंट एसेट्स के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया है 1 ईयर, यानी विद इन 1 ईयर इस तरह की एसेट्स में चेंजेस संभव होता है। उदाहरण के लिए कैश कैश एक करंट एसेट्स है, इसमें डेली चेंजेस होता रहता है। जैसे किसी बिजनेस में कैश प्राप्त करने पर टोटल कैश बढ़ता है और कैश देने पर टोटल कैश घटता है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं डेटर। डेटर क्रेडिट कस्टमर को कहते हैं जिसे कंपनी ने उधार माल बेचा है। क्रेडिट कस्टमर से कैश प्राप्त करने पर कंपनी में टोटल डेटर कम होते हैं और कंपनी द्वारा उधार माल बेचने पर कंपनी के टोटल डेटर बढ़ते हैं। विद इन ईयर डेटर में चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए यह करंट एसेट्स है। नेक्स्ट इन्वेंट्री यानी स्टॉक या फिर गुड्स, यह भी एक करंट एसेट्स है। कंपनी द्वारा गुड्स खरीदने पर इन्वेंट्री बढ़ती है और बेचने पर घटती है। विद इन ईयर इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। अब बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स वह करंट एसेट्स है जिन्हें कंपनी में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कंपनी में बेचने के लिए नहीं रखा जाता। यह बिजनेस चलाने में मदद करती हैं। यह दो प्रकार की होती है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स फिजिकल एसेट्स है जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा। किंतु कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जिन्हें देख और छू नहीं सकते, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल। पेटेंट क्या है? मान लो किसी कंपनी ने एक नया इन्वेंशन यानी आविष्कार किया और कंपनी चाहती है इस आविष्कार का बेनिफिट उसको बनाने में, यूज करने में या सेल करने में उसी को मिलना चाहिए, तो कंपनी उस इन्वेंशन का गवर्नमेंट से लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार किसी लिमिटेड पीरियड के लिए प्राप्त कर लेती है, तो यह अब कंपनी में पेटेंट के रूप में दिखाया जाता है। ट्रेडमार्क कंपनी का ब्रांड लोगो, जैसे टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, गोदरेज, महिंद्रा, इनके ब्रांड लोगो आपने देखे होंगे। यह सब कंपनी के ब्रांड की पहचान होते हैं। कस्टमर इनके ब्रांड नेम या लोगो से प्रोडक्ट की पहचान करता है और उसकी क्वालिटी का अनुमान लगाता है। तो ट्रेडमार्क कंपनी की एक इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल गुडविल जिसे हम हिंदी में ख्याति कहते हैं। गुडविल का संबंध ग्राहक, कर्मचारी, सरकार के मध्य भरोसा, विश्वास, प्रतिष्ठा से है। किसी कंपनी की गुडविल अच्छी होती है तो उसे समाज से अधिक बेनिफिट प्राप्त होता है। तो गुडविल को एक इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की, जिसे हिंदी में देनदारी कहते हैं। लायबिलिटीज को दो भागों में विभाजित किया गया है, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज एक कंपनी का ऋण है, उधार है, जिसका भुगतान फ्यूचर में करना होता है। उदाहरण के लिए जब एक कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो वह लोन उस कंपनी की लायबिलिटीज बन जाता है, यानी कंपनी की देनदारी बन जाती है, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा फ्यूचर में ब्याज समेत करना होता है। लायबिलिटीज का एक और उदाहरण, यदि कोई कंपनी अपने सप्लायर से उधार माल खरीदती है तो यहां भी कंपनी की एक लायबिलिटीज क्रिएट होती है, उसे समय पर उधार अमाउंट का भुगतान करना होता है। तो लायबिलिटीज दो प्रकार की होती है, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की। ऐसी लायबिलिटीज, ऐसी देनदारी जिसका पीरियड 1 ईयर का होता है, उसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स क्रेडिट सप्लायर। ऐसा सप्लायर जिससे कंपनी ने उधार माल खरीदा है
और कंपनी द्वारा कुछ समय बाद उसका भुगतान करना होता है, यह करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि इसका भुगतान पीरियड 1 ईयर से कम होता है। करंट लायबिलिटीज का एक और उदाहरण बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का संबंध भी क्रेडिटर से ही होता है। अगर उधार अमाउंट का एक रिटर्न एग्रीमेंट यानी लिखित समझौता सप्लायर और कंपनी के मध्य बन जाता है तो उस अमाउंट को बिल्स पेबल के रूप में दर्शाया जाता है। यानी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उधार अमाउंट को क्रेडिटर के रूप में दर्शाया जाता है, तो क्रेडिटर की तरह बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटीज है। यानी करंट लायबिलिटीज को सिंपल तरीके से समझें तो सभी शॉर्ट टर्म लोन जिनकी अवधि 1 ईयर से कम होती है करंट लायबिलिटीज होती है। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की। इसको समझना बहुत सिंपल है, यानी ऐसी लायबिलिटीज जिसकी ड्यू डेट 1 ईयर से अधिक होती है, भुगतान डेट 1 साल से अधिक होती है, तो वह सब नॉन करंट लायबिलिटीज है। उदाहरण के लिए लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेजर ग्रुप एक्सपेंस, जिसे बिजनेस में 2 भागों में विभाजित किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो पहले समझते हैं एक्सपेंसेस क्या हैं, जिसे हिंदी में खर्चे कहते हैं। सभी बिजनेस को रेवेन्यू यानी आय कमाने के लिए कुछ ना कुछ व्यय करना होता है, कुछ अमाउंट स्पेंड करना होता है, तो इस अमाउंट को एक्सपेंस कहते हैं। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना, ऑफिस स्टेशनरी पर व्यय, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ऑफिस का रेंट पे करना, तो यह सब एक बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं। बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को समझने से पहले थोड़ा फोकस ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर डालते हैं। यदि कोई कंपनी फिनिश गुड्स में सेल परचेज करती है यानी बने बनाए माल को खरीदती बेचती है तो वह ट्रेडिंग कंपनी है। यदि कोई कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है यानी कच्चा माल और उसे अपनी फैक्ट्री में बनाकर फिर बेचती है तो वह एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यदि आपकी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है और किसी सप्लायर से गुड्स खरीदती है तो सप्लायर के गोदाम से आपकी कंपनी के गोदाम तक और गोदाम का सारा एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। यदि आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री का पूरा एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस के अन्य उदाहरण फैक्ट्री चार्जेस, कैरीज इनवर्ड वेजेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, फैक्ट्री गोडाउन रेंट, फैक्ट्री गोडाउन इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, सभी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, किंतु मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, स्टेशनरी एटसेट्रा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, पैकिंग, कैरीज आउटवर्ड, सेल्स सैलरी यानी सेल्स पर्सन की सैलरी। अब बात करते हैं इनकम की, जिसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। फर्स्ट है डायरेक्ट इनकम। किसी भी कंपनी में कोर बिजनेस एक्टिविटी यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाली इनकम डायरेक्ट इनकम है। मेन बिजनेस मीन्स यदि आपका बिजनेस फर्नीचर का है तो फर्नीचर सेल करके जो आप आय प्राप्त करते हैं डायरेक्ट इनकम है, और यदि आपका बिजनेस कंप्यूटर एसेसरीज में डील करता है तो कंप्यूटर एसेसरीज बेच के जो इनकम प्राप्त होती है डायरेक्ट इनकम है। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिटेल स्टोर और सर्विस प्रोवाइडर के केस में डायरेक्ट इनकम की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो माल बनता है उसे बेचकर जो इनकम प्राप्त होती है डायरेक्ट इनकम है। रिटेल स्टोर में प्रोडक्ट बेचकर जो इनकम प्राप्त होती है डायरेक्ट इनकम है, और सर्विस प्रोवाइडर के केस में सर्विस प्रोवाइड करके जो इनकम प्राप्त होती है वो डायरेक्ट इनकम है, जैसे फी फ्रॉम कंसल्टिंग सर्विस। सेकंड है इनडायरेक्ट इनकम। अब इसको समझना बिल्कुल आसान है। वह इनकम जो किसी कंपनी के मेन बिजनेस से प्राप्त नहीं होती इनडायरेक्ट इनकम है। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो कंपनी के मेन बिजनेस से प्राप्त नहीं होती, जैसे इंटरेस्ट अर्न ऑन बैंक डिपॉजिट। बिजनेस का कुछ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है, उस पर जो भी ब्याज प्राप्त होता है वह बिजनेस की इनकम है, किंतु इनडायरेक्ट इनकम है। इसी प्रकार यदि बिजनेस की कुछ प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है और उससे रेंट प्राप्त होता है तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। सेम उसी प्रकार से डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट
प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। तो रिव्यू करते हैं इस लेक्चर में हमने क्या सीखा। ग्रुप्स और लेजर इन टैली। ग्रुप्स जो कि 4 प्रकार के होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। फिर हमने सीखा एसेट्स जो कि 2 प्रकार की होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जिसे फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, और वह 2 प्रकार की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। लायबिलिटीज भी 2 प्रकार की होती हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसी प्रकार से एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो यह सब टॉपिक हमने इस लेक्चर में सीखे। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर 2 समाप्त होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।